हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पार्ट दो बैलों की कथा समझाया। दो बैलों की कथा यानी कि हीरा और मोती की कथा, कि किस तरीके से वो अपने घर से अलग होते हैं और उन्हें कितनी मुश्किलों की झेलने के बाद फिर से वो अपने घर पहुंच जाते हैं। ये कहानी रचित है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है ये। तो इस कहानी से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि हम किस तरीके से अपने घर से अगर अलग हो जाएं तो हमें किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये कहानी हमें बहुत हद तक हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों के बारे की तरह भी हमें बताती है कि हीरा और मोती एक क्रांतिकारी की तरह हमें प्रतीत हो रहे थे, जिन्होंने दीवार गिराकर जो है स्वयं भागने के बजाय जो दुर्बल जानवर थे उनको भगाना उचित समझा। और क्योंकि वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि हीरा बंधा था और मोती उनका साथ छोड़कर नहीं जा सकता था। तो ये अटूट बंधन की तरफ भी हमसे इशारा करता है। तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं बताई गई हैं हमको, लेकिन हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए अब देखते हैं जो बुक में हमारे सामने क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कांजी हॉर्स में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अब कांजी हॉर्स क्या था? एक कारागार था पशुओं का। तो उसमें क्यों ली जाएगी? इसलिए ली जाती थी ताकि वो कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें होती थी। क्या? कांजी हॉर्स में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे, मतलब जिनका कोई मालिक नहीं होता था। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती थी तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती थी। कहने का मतलब क्या है? वहां पर उनकी देखभाल की जाती थी। उनको खाना चारा दिया जाता था। जब वो लावारिस घूमते रहेंगे तो वो कुछ भी अटम पटम खाते रहेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता था? दिया जाता था, उनकी देखभाल करी जाती थी। और जब उनको कोई अडॉप्ट करने वाला मिल जाता था तो उनकी नीलामी भी कर दी जाती थी। वहां निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पशुओं की संख्या ठीक ठाक से पता चल जाए, मतलब कांजी हाउस बहुत बड़ा था तो वहां पर कितने गाय, कितने बैल, कितनी बकरियां क्या हैं, इनकी जानकारी उनको मिल जाए। पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए कि मतलब उनकी सेहत कैसी है, क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी रखने के लिए भी जो है उनकी जो गिनती करी जाती थी। आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, मतलब जो आवारा हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, दूसरे जानवरों को हार्म करते हैं या वहाँ की रखी संपत्ति को हार्म करते हैं, तो उनको अलग रखा जा सके, उनको गिनतियाँ अलग करी जा सकें। ये सब चीज़ें जो हैं करने के लिए इनकी हाजिरी मतलब अटेंडेंस ली जाती थी कि ये इतना यहाँ है, हाँ है, वो है, गाय है, बैल है, ये है। तो ये सब चीज़ें डेली जो है काउंट की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी सी बच्ची थी ना, भैरव की लड़की, उनके प्रति क्यों, उसका जो है छोटी बच्ची बैलों से इतना प्यार क्यों कर रही थी? जाहिर सी बात है, उसकी माँ उसको बहुत सताती थी। भैरव की जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ, जो उसकी सौतेली माँ थी, तो उसको बहुत सताती थी। तो क्या हुआ? अब इधर हीरा और मोती भी सताए जा रहे थे, उधर वो लड़की भी सताई जा रही थी, भैरव की लड़की। तो दोनों का दुख कहीं ना कहीं एक था। क्यों? क्योंकि दोनों ही तकलीफ में थे, इसलिए लगाव होना नेचुरल सी बात थी कि जब हम तकलीफ में होते तो दूसरा तकलीफ में होता तो हमारा उसके साथ सिंपैथी वाला एक रिश्ता हो जाता है ना। तो वही चीज़ इन दोनों के साथ भी थी। क्या हुआ? छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने में निम्नलिखित कारण था, मतलब उनके बीच क्यों प्रेम उमड़ रहा था, इसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह माँ से बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। बच्ची को ये लगा कि जिस तरीके से मैं अपनी माँ से बिछुड़ गई हूँ और मुझे तकलीफ हो रही है, उसी तरह वो भी अपने मालिक से बहुत दूर आ गए हैं और उनको भी तकलीफ हो रही है। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो क्या था? जिस तरीके से वो उसकी माँ उसको पेट भर खाना नहीं देती, दिन भर काम में लगाए रहती और मारती पीटती अलग से थी, तो उसी तरीके से हीरा मोती के साथ भी व्यवहार हो रहा था। कहने का क्या मतलब है कि वो जो है इतनी कोशिश करते थे, सब चीज़ें थी क्योंकि वो अपने मालिक से अलग थे, तो उनको भी खाना नहीं दिया जा रहा था, खेत में जोतने का काम कराया जा रहा था, और जब वो नहीं करते थे तो उनको मारा भी जा रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था।
तो ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी थी, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी मिलके आ रही थी जो वो छोटी बच्ची और हीरा और मोती को साथ में एक जैसा कर रही थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं। कहने का मतलब है जब हम हीरा और मोती को देखते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीजें उभरती हैं, हमें वो चीजें निकालनी। जैसे इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। एकता में शक्ति होना, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना। जब क्या होता है, एकता में शक्ति होती है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो क्या हुआ था, उन्होंने वो भारी भरकम सांड को भी हरा दिया था, बेदम कर दिया था, तो वो एकता में शक्ति थी, ये चीज हुई। फिर दूसरा क्या था, अपने साथ साथ दूसरों का हित रखना। जब कांजी हाउस में वो बंद थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीवार गिराई, मगर वहां खुद तो वो भागे ही नहीं, मगर दूसरों को भगा दिया, तो वहां दूसरों के हित का उन्होंने ख्याल रखा। फिर सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी परिस्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। तो जो मित्र होता है वो परिस्थिति, अगर आपका मित्र बुरी स्थिति में है, कोई परेशानी आ गई है, तो उस स्थिति में कभी भी सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ेगा। और यही हीरा मोती ने किया। क्या हुआ था, जब मटर के खेत में मोती कीचड़ में फंस गया था तो हीरा तो भाग चुका था, लेकिन हीरा वापस आ जाता है सिर्फ मोती का साथ देने के लिए, कहीं ऐसा ना मोती हमसे बिछड़ जाए। और फिर क्या होता है, जब दीवार टूट जाती है तो हीरा बंधा होता है, वो भाग नहीं सकता, और मोती आजाद होता है, वो दीवार गिरने के बाद भी नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मित्र हीरा परेशानी में था, और पहले जब हीरा वापस आया होता है तो उसका मित्र मोती परेशानी में था। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि जब मित्र बुरी स्थिति में हो तो उसका साथ हम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तीसरा, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सुखी संपन्न लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, सब उनमें होता है, उन्हें दूसरों की भलाई के लिए भी योगदान देना चाहिए, जो सक्षम या दुर्बल नहीं। तो हीरा मोती के साथ यही था। भाई क्या हुआ, वो लोग जब कांजी हाउस में बंद थे तो उनसे भी कहीं दुर्बल और गिरे लोग, क्योंकि वो लोग तो उस समय जब वहां पहुंचे थे तो हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि वो मटर के खेत से लड़के पहुंचे थे, खाए पिए तंदुरुस्त थे, और उनसे बहुत ज्यादा दुर्बल वहां पे बहुत सारे जो है जानवर बंद थे। तो वो लोग क्या करते हैं, दीवार गिरा के उनकी सहायता करते हैं कि ये बाहर जाके अपनी रक्षा कर लें, दीवार गिराते। तो वो संपन्न लोग थे और वो दूसरों की सहायता कर रहे थे। आजादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। हमारी आजादी, आज हम आजादी का मूल्य नहीं समझते। क्यों? हमारा देश आजाद है, हम अपने मन से हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये कल्पना कीजिए कि आपको घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है, आप अपनी मर्जी से अपने घर में कुछ कर ना, मतलब अपने घर से बाहर कुछ कर ना पाए, जब कोई आए आपको परेशान करके चला जाए, तो वो कंडीशन क्या होती है, परतंत्रता की, कि आप चलो, आपको आज यहाँ काम करना है, आप यहाँ काम करोगे मगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या होता है, परतंत्रता का एहसास, यानी कि जो 100 साल हमारा देश परतंत्र रहा, तो उस समय वो जो परतंत्रता का हाल था, अंग्रेजों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी मगर हम भारतीयों को नहीं मिलती थी। तो आजादी बहुत ही कीमती है। जैसे अब आप लोग लॉकडाउन के बाद समझ गए होंगे आजादी कितनी जरूरी है, क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान अपने घर के अंदर कैद हो गए थे। तो वो एक फीलिंग, हमेशा घर के अंदर रहना, चीजें, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे, तो वो क्या था, वो हमारी भलाई के लिए हम अंदर कैद किए थे, लेकिन तब भी कुछ समय के लिए हमारी आज़ादी हमसे छीन ली गई थी, तो हमें तकलीफ हुई थी। सोचो 100 साल तक हमसे ये आज़ादी छीनी जा चुकी थी, तो तब हमें कितनी तकलीफ। तो वही मूल्य यहाँ पर है, हीरा मोती के लिए आज़ादी कितनी से, वो आज़ादी उन्हें कहाँ मिलती थी, झूरी के घर पे, गया के घर पे भी गए तो भी वहाँ मार डांट काम सब कुछ मिल रहा था मगर प्यार नहीं मिल रहा था। फिर जब कांजी हाउस जाते हैं तो वहां तो उनको खाना ही नहीं मिल रहा जाता और कैद करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आज़ादी के मूल्य बहुत जरूरी हैं। ये सारी चीजें हमें, नीति विषयक जो मूल्य हैं, ये हमें हीरा मोती के द्वारा समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। मतलब
यहाँ पर गधे के लिए जो है वो मूर्ख शब्द यूज ना करके दूसरा जो शब्द यूज किया है उससे क्या तात्पर्य है और क्यों किया है। पहला चीज, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है, मतलब वो सरल है इसलिए वो मूर्ख समझा जाता, वो बुद्धि से नहीं है, वो सहनशील है, सरलता से काम करता है इसलिए उसे मूर्ख कहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख होता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर इशारा की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि किस तरीके से गधा सरल और सहनशील होता है, लेकिन उसके बदले उसे क्या बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। उन्होंने क्या बताया कि इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता, हम बहुत सीधे हों तो दूसरा हमें बेवकूफ या पागल समझने लगता है और हमारे सीधेपन का फायदा उठाने लगता है, जैसे उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने गधे का होता है। तो यहाँ पर हमें सीधा नहीं होना है, मतलब हम रहें, सहनशील रहें, सीधापन भी रहे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा जो है फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी बहुत सी घटनाएं थी, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, मगर हमने कुछ लिखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हो, नहीं तो अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए क्या देखें, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे, तो इन्हें पॉइंट वाइज लिखा गया है। पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए। कहने का मतलब जब वो जोते जाते तो ये होता कि दूसरा कोशिश करता कि मेरी तरफ ज्यादा भार आ जाए, दूसरे की तरफ ना आए। तो ये क्या होता है, सच्चा मित्र जिसको बोलते हैं, कि मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं हो। तो यहाँ पर ये वही चल रहा था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते, मतलब जब वो अलग होते तो चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस में दीवार टूट जाने पर भी वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया आपको 3 कारण कि जहां पर उनकी दोस्ती हमें प्रकट होती दिखती है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। जब वो झूरी की पत्नी उनको बोलती है ना नमक हराम, तो उस समय जो है ये बोला जाता है वक्तव्य। हीरा के इस कथन से ये ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है, वो पुरुषों द्वारा शोषित भी थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों के समानता के पक्षधर थे। तो यहाँ पर हीरा और मोती की कहानी के जरिए ये चीज भी प्रेमचंद ने समझाने की कोशिश करी है कि जब ये कहानी लिखी जा रही थी तो उस समय समाज में स्त्रियों की जो अवस्था है वो अच्छी नहीं थी, उन पर प्रताड़नाएं दी जाती थी और स्त्रियों को कमतर या कमजोर समझा जाता था। इसलिए उस कमजोर समाज में ये नियम बनाए गए कि उन पर शारीरिक प्रताड़ना अलाउ नहीं है, उनको शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी कि उनके साथ ऐसा होता था। तो ये बात स्पष्ट की जाती है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान उस समय नहीं था और प्रेमचंद जी इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे और उसी के जरिए उन्होंने जो है हीरा और मोती से ये चीज कहलवाई कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो कि औरत पर सींग नहीं चलाना, यानी कि स्त्री के ऊपर शारीरिक जो है वो बल यूज नहीं करना, शारीरिक बल इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7,
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। जो किसान का जीवन है उसमें पशु और आदमी के बीच क्या जीवन इस कहानी के द्वारा व्यक्त किया गया, हमें ये बताना है। पशु आदिकाल से मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी, हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो जो संबंध चलता चला आ रहा है शुरू से लेकर अभी भी बहुत जगह आप संबंध देखते हैं कि पशु किस तरीके से मनुष्य का जो है हर काम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यही संबंध आपको इस जो प्रश्न पूछा गया इसमें व्यक्त करना। हमने अपने शब्दों द्वारा व्यक्त किया है, आप चाहे तो उन्हें अपने शब्दों द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। जब कांजी हौज से जो भाग जाते हैं, मोती जब दीवार गिरा देता है तो वहां से जो जानवर भाग जाते हैं उनके लिए ये चीज बोला गया था कि जितने जानवर भाग गए वो तो हमें कम से कम आशीर्वाद देंगे। तो इन सब चीजों से मोती की क्या विशेषताएं पता चलती हैं। पहला, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु है। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था हर बात से, हीरा से कहीं ज्यादा वो जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन वो दयालु था। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था। मोती सच्चा मित्र था। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है, वह मित्र अच्छा था। फिर मोती परोपकारी और बुद्धिमान था, तभी तो वह कांजी हौज में बंद जानवरों की जान बचाता है। क्योंकि जब हीरा उसे बताता है तब तक हीरा तो बंध चुका होता है, जब हीरा उसे बताता है तभी तो मोती दीवार को गिराता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो परोपकारी भी था और बुद्धिमान भी। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। जहां पर दोनों की लड़ाई होती है वहां हीरा के साथ साठगांठ करके वो भारी भरकम सांड को भी हरा देता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हौज की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट करता है। मतलब वो अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए उसको बार बार हर चीज पे गुस्सा जल्दी आता था और इसीलिए वो कांजी हौज की दीवार गिराकर वहां पर बंद जितने भी जानवर होते हैं उनको भगा देता है। तो यहाँ पर हमने ये पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं आपको बहुत अच्छे से समझाएं। इसके अलावा अगर प्रश्नों को पूछा जाता है तो उसके लिए आपको तैयार, क्योंकि आपका पाठ आपको एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएं आप बहुत ही इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पूर्ण किया और हमारे आगे चैप्टर आने के लिए आप वेट करते रहिए, उसके हम वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।